हेलो दोस्तों, केवट सर का गणित क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रामलाल केवट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं हेतु जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह शानदार वीडियो है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो गणित के प्रश्न आते हैं उनके लिए यह शुरुआत से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बेसिक से सिलेबस के जो शुरू से है, सिलेबस के शुरू में संख्या एवं संख्या पद्धति पहला पाठ होता है, तो वहीं से पूरे जितने कोर्स में गणित के प्रश्न आते हैं तो उन सभी प्रश्नों को क्रम से आप लोगों को YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। तो अगर आप लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। तो चलिए देरी न करते हुए सीधा आज के वीडियो में आते हैं। और आज नवोदय विद्यालय से संबंधित इस वीडियो में सबसे पहला इस कोर्स का पहला वीडियो है और आगे क्रम से आप लोगों को वीडियो मिलता जाएगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ संख्या एवं संख्या पद्धति के अंतर्गत दार्शनिक प्रणाली किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्याओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। कि इससे संबंधित कथन से संबंधित प्रश्न आते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में, तो जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक जो कथनात्मक जो प्रश्न आते हैं विकल्प के रूप में वो नहीं बना सकते। तो आइए समझते हैं। देखिए लिखा है दार्शनिक प्रणाली, अब किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो हमारी भारतीय संख्या पद्धति में कुल अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का प्रयोग किया जाता है। तो कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 10 अंकों का। देखिए कितने, गिन के देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 अंक यानी इस 10 संकेतों का प्रयोग हमारे जो अंक गणित हैं, हमारी जो भारतीय संख्या पद्धति है, इन्हीं 10 अंकों का ही प्रयोग किया जाता है, इन्हीं 10 संकेतों का ही प्रयोग किया जाता है। गणित के संकेत को क्या बोलते हैं? अंक बोला जाता है। गणित में जो संकेत हैं अंकों के, संख्या के रूप में, ये अंक के रूप में, इसी को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। तो ये जो 10 अंकों के ही प्रयोग से हम संसार के किसी भी संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग से आप लोग गणित में देखे होंगे इन 10 अंकों को छोड़ करके के अलावा या अतिरिक्त और किसी भी अंक का प्रयोग हम लोग नहीं करते, चाहे छोटी छोटी संख्या लिखना हो या बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो। तो चूंकि 10 अंकों का ही प्रयोग करते हैं हमारी भारतीय संख्या पद्धति में, इसलिए इस पद्धति को बोला जाता है दार्शनिक पद्धति या दार्शनिक प्रणाली। दोनों को याद रखिए, दार्शनिक पद्धति भी कह सकते हैं, दार्शनिक प्रणाली भी कह सकते हैं। कौन सा पद्धति को कहा जाता है? भारतीय संख्या पद्धति को। ठीक है, तो भारतीय संख्या पद्धति को ही दार्शनिक प्रणाली या दार्शनिक पद्धति कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं अब प्राकृत संख्या क्या है। तो अब हमारे भारतीय संख्या पद्धति में कितने प्रकार के संख्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब उसमें सबसे पहले लेते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को कह सकते हैं या जीवों को, व्यक्तियों को, वस्तु लिख देने का ये मतलब नहीं है वस्तुओं को ही गिनेंगे, आदमी को भी गिनते हैं, वस्तु को भी गिनते हैं, पेड़ पौधा जितने भी चीजें हैं गिनने लायक सबको गिनते हैं। तो उनके लिए, सभी के लिए वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ मान लीजिए आपके परिवार में कितने सदस्य हैं पूछेंगे तो आप लोग कैसे गिनना शुरू करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही गिनेंगे। कभी भी हम किसी चीज को गिनने के लिए कहे, पेड़ों को गिनने के लिए कहे, आपके पास कॉपी कितना है, पुस्तक कितना है, पैसे कितने हैं, गिनने के लिए कहा जाए तो हम शुरुआत 1 से करते हैं और वो अनंत तक हो सकता है, 1000, करोड़, अरब, शंख, नील, पद्म, कुछ भी आगे हो सकता है। लेकिन कभी भी किसी वस्तु को गिनना है तो शुरुआत 1 से होता है। तो 1 से लेकर यहाँ अनंत तक जो भी संख्या हो, चाहे करोड़ में हो, अरब में हो, शंख में हो, नील में हो, पद्म हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती है।
ठीक है, सभी संख्याएं क्या संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृत संख्या जिनका उपयोग हम लोग किसी वस्तु को, जीव को, व्यक्ति को, जानवर को, पेड़ पौधों को, किसी भी चीज को गिनने के लिए करें तो उन सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। अब देखिए प्राकृत संख्या की विशेषता देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं की क्या क्या विशेषता होती है। पहला देखें, सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है? एक, क्योंकि एक से शुरू होता है। अब एक से पहले कोई भी संख्या का, भाई किसी भी वस्तु को गिनेंगे तो शून्य से नहीं शुरुआत करेंगे। भाई जैसे 5 उधर से गाय, मान लो आप गली में खड़े हो, यहाँ से पार होने वाले गायों को गिनना, तो एक पार होगा एक गाय, तो क्या कहोगे? एक। फिर एक और हुआ तो हाँ 2 गाय पार हो गया, फिर एक और हुआ तो 3 गाय। लेकिन एक भी गाय पार नहीं हुआ है तो 0 गाय पार हुआ, ऐसे करके नहीं गिनेंगे। जब एक से ही शुरू होता है प्राकृत संख्या, तो इस तरह सबसे छोटा जहां से शुरू होता है वो कहलाता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है? एक होता है, इसके पूर्व में नहीं होता। सबसे छोटा प्राकृत संख्या एक। और सभी प्राकृत संख्या अपने क्रमागत पीछे की संख्या से एक अधिक तथा पीछे वाला संख्या आगे वाले संख्या से एक कम होता है। जैसे देखिए, मान लो हम लिखे हैं 1 2 3 4, ये क्या है? क्रमागत प्राकृत संख्या है। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाला। तो जो क्रमागत प्राकृत संख्या होता है, ये देखिए अपने पीछे वाले से, 2 का पीछे संख्या कौन है? 1 है, तो इससे ए अधिक होता है। अगर 3 को देखें तो 3 का पीछे संख्या 2 है, तो 2 से हमेशा अगला वाला संख्या 1 अधिक है। लेकिन पीछे के देखें, पीछे की संख्या को देखें तो पीछे की संख्या हमेशा अपने आगे वाले से 1 कम होता है। देखिए 2 से 1 कम है, 2 3 के पीछे है तो 3 से 1 कम है, 3 4 के पीछे है तो 4 से 1 कम है। तो ये हो गया प्राकृत संख्या की विशेषता कि क्रमागत जो प्राकृत संख्या होता है वो पीछे वाले से आगे वाला 1 अधिक होता है और आगे वाले से पीछे वाला 1 कम होता है। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा विशेषता या गुण देखें, तीसरा लिखा है देखिए, n बड़ा होता है 0 से। n हमेशा बड़ा होता है 0 से, तो n क्या है? यहाँ पर प्राकृत संख्या है। क्या संख्या है? प्राकृत संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी n यानी क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है 0 से, यानी 0 से हमेशा प्राकृत संख्या बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। अब ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कथनात्मक कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि सूत्र जैसे लिख दिया कि n स्क्वायर माइनस n क्यूब बराबर कर दिया मान लो 0, ठीक है, और n क्यूब बड़ा है n स्क्वायर से, इस तरह मान लो कर दिया -1, ठीक है। ऐसे करके कथन बना देते हैं। ये n क्या है? प्राकृत संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा कथन सत्य है, ऐसा पूछा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को याद रखना है कि जो प्राकृत संख्या होता है n, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो ये प्राकृत संख्या के लिए एकदम सही कथन है कि प्राकृत संख्या हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये चीज दिमाग में बैठा लो, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, वो तो 0 से बड़ा है। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि n हमेशा बड़ा होगा 0 से। तो कथनात्मक जो प्रश्न आते हैं वहां ये आप लोगों का काम आएगा। अगला विशेषता देखें तो n का स्क्वायर ऋण n का क्यूब हो बराबर 0, ये कथन हो या ये कथन हो। यहाँ पर देखिए n का क्यूब पहले है माइनस n का स्क्वायर बराबर 0 हो, तो ये केवल प्राकृत संख्याओं में 1 के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? केवल 1 के लिए लागू होता है। कैसे लागू होता है समझते हैं, ठीक। मान लीजिए n के जगह में 1 रख के देखिए, तो n स्क्वायर होगा ऋण n का घात 3 बराबर 0। हल करें, a का घात 2 माने 1 ही होता है। a का कितना भी घात 2 का मतलब क्या होता है? a का 1 के साथ 2 बार लिख करके गुणा करना है, एक तो भी 1 ही आएगा, 1 कम। अब 1 का घात 3 का क्या अर्थ होता है? 1 को 3 बार लिखेंगे और उनका आपस में गुणा करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो इसका भी 1 हुआ और इसका भी 1 हुआ, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा। तो 1 के लिए तो सही है। ये जो कथन है प्राकृत संख्या से संबंधित, ये जो कथन है और ये जो कथन है,
ये एक के लिए केवल लागू होता है, अन्य संख्याओं पर लागू यह कथन नहीं होता। जैसे देखें अन्य संख्याओं पर देखें तो मान लीजिए हमें इनके जगह में 2 रखें और तो यहाँ क्या होगा 2 का घात 3 बराबर 0, तो 2 दूनी 4 होगा, 2 का घात 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना हुआ -4 आंसर आया, 0 नहीं आया। तो बाकी एक को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या रखोगे इस कथन पर n का स्क्वायर माइनस n का क्यूब इक्वल 0 या n का क्यूब माइनस n का स्क्वायर बराबर 0, तो इस कथन पर फिट नहीं बैठता, केवल यह जो कथन है एक पर ही लागू होता है, बाकी कोई भी और प्राकृत संख्या पर लागू नहीं होता। तो अगले वीडियो में हम प्राकृत संख्या से संबंधित और क्या क्या विशेषताएं होती है वो जानेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर बने रहिए और घर बैठे ही अपने नवोदय की तैयारी करते रहिए। बेस्ट आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।